डायबिटीज के बारे में, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या समझते हो? जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन पढ़ाए थे, वो भी एक से दूसरे में नहीं फैलता है। डायबिटीज भी क्या है तुम्हारा, एक से दूसरे में नहीं फैलने वाला बीमारी। तो डायबिटीज से समझते क्या है डायबिटीज, क्या होता है डायबिटीज में? शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? वेरी गुड, ब्लड में। ये चीज याद रखना, ब्लड का अगर शुगर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तब हम लोग उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो डायबिटीज भी बहुत सारा टाइप का आता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारा चीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो डायबिटीज डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच द पर्सन हैज हाई ग्लूकोज या फिर ब्लड शुगर, ठीक है। तो डायबिटीज क्या है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, बॉडी का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, उसमें तुम्हारा कुछ भी अल्टरेशन हो गया है, कुछ चेंज हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा ग्लूकोज ब्लड में ही रह जा रहा है, हाई ग्लूकोज ब्लड शुगर रह जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज। समझ में आया? तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्यों होता है। आइदर बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन इज inadequate और because the body cells don't respond properly to insulin। तो दो कारण है, एक है तुम्हारा या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, inadequate मतलब अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर दूसरा तुम्हारा बॉडी का जो सेल्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इंसुलिन से, ठीक है। इंसुलिन पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है बॉडी सेल्स, इसी वजह से। तो यही दो कारण है मेन डायबिटीज होने का, या तो तुम्हारा इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा बॉडी में, या फिर तुम्हारा जो बॉडी सेल्स है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है? डायबिटीज। समझ में आया सबको कोई इंट्रोडक्शन? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट, दिस इंक्रीज ऑफ द शुगर लेवल इन ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज हाई ब्लड शुगर, या फिर उसी को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसेमिया, एमिया हो गया तुम्हारा, एमिया का मतलब क्या हुआ? ब्लड, ठीक है। ग्लाइक का मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज, और हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइपर ग्लाइसेमिया। ब्लड में ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया, वही डिक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलोगे? हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर मतलब इंक्रीज हो गया, तो डिक्रीज को हम लोग हाइपो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर तुम्हारा ब्लड में ग्लूकोज का कमी हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिया, ब्लड में ग्लूकोज का बढ़ रहा है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया, या फिर उसको हम लोग हाई ब्लड शुगर भी बोलते हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म का बात करोगे तो हाइपरग्लाइसेमिया बोलेंगे, और उसी को सेकंड वर्ड में हम लोग डायबिटीज मेडिकल कंडीशन, मेडिकल डायग्नोसिस जब करते हैं तो उसको हम लोग ये डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल तुम्हारा कितना होता है? पहले हम लोग नॉर्मल देखते हैं, तब तो आप नॉर्मल पता चलेगा कि डायबिटीज में कितना बढ़ा नहीं बढ़ा, है ना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हम लोग जब भी नापते हैं ना, तो दो तरीके से नापा जाता है। एक होता है तुम्हारा फास्टिंग और दूसरा होता है रैंडम। तुम लोग देखना हॉस्पिटल में लिखा हुआ मिलेगा, एक FBS करके आता है, एक RBS करके आता है ना, फास्टिंग ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड शुगर। तो फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? खाना नहीं खाए हैं और तब हम लोग ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं। तो कितना देर का फास्टिंग? मिनिमम तुम्हारा 8 आवर्स फास्टिंग होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे रात में खाना खा के सो गया इंसान और सुबह उठा, उस समय 8 घंटा बोलते हैं ना, स्लीपिंग में भी तुम्हारा 6 to 8 आवर्स जरूरी है ना। तो 8 घंटा सो के उठा जब, तब तुम्हारा ब्लड शुगर, हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लिए, ठीक है। या फिर अगर बीच में भी कर रहे हो तो बीच में भी कम से कम 8 घंटा उसको कुछ नहीं, न खाना है न पीना है, ठीक है। अगर फिर भी तुम्हारा थोड़ा सा प्याज जैसा लग रहा है, मुंह सूख रहा है, तो क्या करते हम लोग? 2 से 3 घूंट पानी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं देते हैं, तो उसी को हम लोग फास्टिंग बोलते हैं। तो मिनिमम तुम्हारा 8 आवर्स का फास्टिंग होना चाहिए। तो फास्टिंग ब्लड शुगर तुम्हारा कितना है? नॉर्मल 60 to 110 mg per dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो है तुम्हारा यूनिट है ब्लड ये ग्लूकोज का, ठीक है। तो फास्टिंग में तुम्हारा 60 to 110 तक कम से कम रहना चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। और वही अगर रैंडम मतलब कभी भी, है ना, जरूरी नहीं है कि फास्टिंग में इंसान रहे या अभी तुरंत खाना खाया है तो खाना के तुरंत बाद ही करना है, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग सुबह खा लिए, अभी भी हम कर सकते हैं रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। हम दोपहर में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, जब भी 24 घंटा में हम कभी भी अगर ब्लड शुगर चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारा 111 या फिर 120 भी देखोगे कहीं कहीं, ठीक है, 120 to 160 mg per dl, ठीक है। तो ये तुम्हारा आता है नॉर्मल,
ठीक है, ये जो हम लोग पढ़े अभी नॉर्मल पढ़े, अब डायबिटीज में कितना बढ़ेगा कितना घटता है वो चीज हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो जब तक नॉर्मल नहीं पता होगा तुम लोग कभी डिसाइड कर पाओगे कि डायबिटीज किसको बोल रहे हैं। कितना बढ़ेगा तो हम उसको डायबिटीज बोलेंगे नहीं, नॉर्मल पता होगा रेंज तभी ना हम लोग बढ़ेगा तो कहेंगे कि हाँ डायबिटीज है या ग्लूकोज लेवल हाई है ना। तो ये तुम्हारा नॉर्मल देख लो, फास्टिंग का देख लो और फिर तुम्हारा रैंडम हो गया। तो ये तुम्हारा नॉर्मल, अगर इस रेंज में किसी का हम लोग ब्लड शुगर चार्ज कर रहे हैं और इस रेंज में आता है तो वो तुम्हारा ब्लड शुगर कंट्रोल है। ठीक है, वो तुम्हारा कोई भी ये डायबिटीज उसको हम लोग नहीं बोलते हैं। समझ गए? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब कौन से लोगों को डायबिटीज होने का रिस्क चांस ज्यादा होता है। ठीक है, ज्यादा चांस हो सकता है। तो सबसे पहला तुम्हारा आता है ऑटो इम्यून या फिर जेनेटिक। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? हाँ, तुम्हारा बॉडी इम्यून, तुम्हारा इम्यून सिस्टम की वजह से अगर किसी को डायबिटीज हो रहा है, ठीक है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छे से तुम्हारा कैसे, तुम्हारा बताया ना, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है या फिर सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम तुम्हारा अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है इंसुलिन, तुम्हारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है? तुम्हारे इम्यून सिस्टम का कुछ गड़बड़ होगा, डिस्ट्रॉय किया उसका सेल्स को, तभी तो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है ना। तो उसी को हम लोग ऑटो इम्यून बोलते हैं। या फिर दूसरा जेनेटिक चेंज। ठीक है, तो तुम्हारा जेनेटिक समझते हो किसको बोलते हैं? जीन्स में चेंज हो गया है। जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा को होगा ही, लेकिन जब बच्चा का जन्म हुआ, जब उसका ये डीएनए का साथ फॉर्मेशन हो रहा था, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था, तो जो जीन था उसमें कुछ म्यूटेशन हो गया। ठीक है, जीन्स का अदला बदली हो गया, तो उसकी वजह से अगर डायबिटीज हो रहा है तो उसको हम लोग जेनेटिक बोलते हैं। तो पहला ये कारण है। दूसरा, ठीक है, पहला तुम्हारा ये कारण है, या तो ऑटो इम्यून या फिर जेनेटिक। दूसरा है तुम्हारा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब क्या हुआ? पेरेंट्स से जो जनरेशन बाय जनरेशन मिलते जा रहा है ना, तुम्हारे मम्मी पापा को मिला दादा दादी से, फिर तुमको मिल रहा है तुम्हारे मम्मी पापा से, तुमसे तुम्हारे बच्चों में जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग हेरिडिटरी बोलेंगे। तो ये दोनों अंतर है, जेनेटिक और हेरिडिटरी याद रखना, दोनों में अंतर है। जेनेटिक का तुम्हारा कंफर्म नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स में होगा ही होगा। ठीक है, वो तुम्हारा जेनेटिक डेवलपमेंट के टाइम में चेंज हो गया, लेकिन हेरिडिटरी तुम्हारे पेरेंट्स से जो तुमको मिलता है उसको हम लोग हेरिडिटरी बोलते हैं। तो ये दो का तुम्हारा, ये ऐसे दो लोगों में रिस्क फैक्टर सबसे ज्यादा होता है कि उन लोग को मतलब 90% चांस होगा कि ये दोनों में होगा ही होगा डायबिटीज इंसान को। ठीक है, 100 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 90% चांस होता है होने का। उसके बाद जो लोग स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेस समझते हो ना, चिंता ज्यादा कर रहा है, ठीक है, किसी चीज का बात का दिमाग में रखे हुए है चिंता। अभी हम जैसे डांट दिए, अब तुम 2 दिन तक वही सोचोगे कि मैम हमको डांटे थे, उसको क्या हुआ? स्ट्रेस हो गया है उस चीज का। समझ रहे हो? तो वो चीज तो स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस में क्या होता है? इट रिलीजेस द हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो स्ट्रेस में तुम्हारा ब्रेन ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो कि तुम्हारा ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा ओवरवेट या फिर ओबेसिटी। तो ओवरवेट मतलब जिसका वजन ज्यादा है, और ओबेसिटी किसको बोलते हैं? मोटापा को। दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ओवरवेट का मतलब जरूरी नहीं है कि ओबेसिटी ही बोलेंगे उसको। मोटा नहीं है इंसान लेकिन वजन ज्यादा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओवरवेट। ठीक है, और ओबेसिटी मतलब मोटापा दिख रहा है उसमें। ठीक है, तो वैसे में क्या होता है? अल्टर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ बीटा सेल्स। तो बीटा सेल्स पता है किसको कहते हैं? वेरी गुड। पैनक्रियास तुम्हारा क्या करता है? ब्लड शुगर रेगुलेशन हेल्प करता है ना। तो पैनक्रियास में तुम्हारा बीटा सेल्स होता है। ठीक है, और यही बीटा सेल्स तुम्हारा क्या करता है? इंसुलिन बनाता है। ठीक है, इंसुलिन को प्रोडक्शन करेगा बीटा सेल्स। तो ओवरवेट या ओबेसिटी जब होता है तुम्हारे में, इंसान में फैट का ज्यादा डिपोजिशन होगा ना, तो वो क्या करेगा? बीटा सेल का फंक्शन को अल्टर कर देता है। उसमें कुछ ना कुछ ये या तो नहीं करने देगा उसको अपना काम, या फिर उसका काम अच्छे से नहीं करने देगा। ठीक है, कुछ बाधा, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन लाने ये ले आता है। उसी वजह से तुम्हारा क्या होता है? बीटा सेल्स में का फंक्शन अल्टर होने लगेगा, तो इंसुलिन नहीं बन रहा है अच्छे से, तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है तुम्हारा अल्कोहल इंटेक। तो अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन पे ये करेगा, असर करता है? सबको पता है लीवर पे अल्कोहल से क्या डैमेज होता है? लीवर डैमेज होता है। तो लीवर सेल्स क्या करता है? इट मेक्स द लीवर सेल्स इंसुलिन रेसिस्टेंट। तो लीवर का जो सेल्स होता है, हेपेटोसाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो क्या करेगा? उसका सेल्स को इंसुलिन से रेसिस्ट करवाने लगेगा। देखो तुम्हारे बॉडी का जितना भी सेल्स है, हर ऑर्गन का सेल्स को ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, तुम्हारा बॉडी में जितना भी सेल है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो सेल हो गया, लीवर का सेल हो गया, स्टमक का सेल है, इंटेस्टाइन का सेल है, तुम्हारा बॉडी पूरा सेल से ही तो बना हुआ है ना। तो हर सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, है ना। तो लीवर, अगर अल्कोहल इंटेक तुम्हारा ज्यादा है तो क्या होता है? लीवर का सेल्स होता है वो इंसुलिन को रेसिस्ट मतलब
अपने पास नहीं आने देगा, तुम दूर रहो हमसे, ठीक है। तो वो चीज करने लगता है, तो सेल्स क्या करेगा, इंसुलिन को रेसिस्ट करने लगेगा। तो जब तक इंसुलिन को वो रेसिस्ट करेगा तब तक वो ग्लूकोज को टेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको ग्लूकोज अपने अंदर अब्सॉर्ब करने के लिए सेल को इंसुलिन चाहिए, ठीक है। और वही चीज तुम इंसुलिन को ही भगा दे रहे हो तो ग्लूकोज भी नहीं आएगा तुम्हारे पास, है ना। तो वो चीज होता है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीजिंग द ब्लड शुगर लेवल। तो तुम्हारा जितना भी ग्लूकोज था सारा का सारा ब्लड में ही रह गया, सेल में गया ही नहीं, तो ब्लड में रह जाएगा शुगर, तो शुगर लेवल अपने आप ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्मोकिंग। तो हाई निकोटीन मेक्स द बॉडी लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। तो स्मोकिंग में देखो, सिगरेट में सबसे ज्यादा क्या होता है, निकोटीन। सुने हो निकोटीन? निकोटीन भी तुम्हारा एक तरह से क्या है, ये सॉरी ये क्या कहते हैं, हार्मोन ड्रग होता है, ठीक है। ड्रग होता है निकोटीन ड्रग, जो कि क्या करता है, तुम्हारा बॉडी को लेस रिस्पॉन्सिव टू इंसुलिन। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्स नहीं करेगा इंसुलिन के, लेकिन कम कर देगा, ठीक है। वो चीज करता है स्मोकिंग। तो वैसे लोग, अब जब इंसुलिन से ही रिस्पॉन्स कम हो रहा है तुम्हारा, तो ब्लड शुगर लेवल भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों में भी चांस होता है कि वो लोग ये डायबिटीज हो सकता है। और लास्ट है तुम्हारा पैनक्रियाटिक डिजीज। तो पैनक्रियाटिक डिजीज तुम्हारा डैमेज हो गया है पैनक्रियास, पैनक्रियास का सेल डैमेज हो गया है। मेन तो वही तुम्हारा ब्लड शुगर रेगुलेशन के लिए तुम्हारा, जो अगर कहेंगे ना कि ब्लड शुगर रेगुलेशन सेंटर कौन सा है, तो क्या है, पैनक्रियास, है ना। तो पैनक्रियाटिक, अगर उसी में तुम्हारा कोई बीमारी, इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, पैनक्रियास में डैमेज हो गया है पैनक्रियास का सेल्स, तो क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन अच्छे से नहीं होगा, अल्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसकी वजह से फिर तुम्हारा ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज तुम्हारा रिस्क फैक्टर्स में आता है कि ऐसे लोगों को तुम्हारा 90% चांस होता है कि ऐसे लोगों को तुम्हारा डायबिटीज होगा ही होगा। हम 100% इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि डायबिटीज मैनेजमेंट होता है, मैनेज कर सकते हैं उसको हम लोग। तो जो लोग ये सब है, जो स्ट्रेस में है, ओवरवेट है, अल्कोहल इंटेक है, ये सब अगर इस चीज को कम कर दिया जाए तो वो मैनेज कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। इसीलिए हम लोग 100% चांस लेके नहीं कह सकते उस चीज को। तो 90% चांस है कि ये लोगों को तुम्हारा रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं कि ये लोगों को चांस है कि तुम लोग को डायबिटीज हो सकता है, इस, ठीक है। तो ये था तुम्हारा रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉजेस। तो तुम्हारा कॉजेस बताएं, सबसे पहला, बॉडीज इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स दैट प्रोड्यूस इंसुलिन लीडिंग टू टाइप 1 डायबिटीज। देखो डायबिटीज का भी टाइप होता है, 1 2 करके होता है, बहुत सारा 3 4 टाइप होता है, हम पढ़ाएंगे आगे क्या क्या टाइप है, ठीक है। तो पहला जो कॉज है तुम्हारा, वो मेन 2 कॉज की वजह से, पहला क्या है तुम्हारा, इम्यून सिस्टम ही अटैक या फिर डिस्ट्रॉय करता है सेल्स को, जो कि तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था। तो कौन सा सेल्स, बीटा सेल्स था ना, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। तो इसी को तुम्हारा इम्यून सिस्टम क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय कर दिया तो बीटा सेल्स तुम्हारा इंसुलिन नहीं बना पाया, और इंसुलिन नहीं बना पाया तो क्या हुआ, ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा ब्लड में, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज। ये बहुत रेयर होता है टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। और ऐसा लोगों को ना तुम्हारा फिर बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसका बॉडी इंसुलिन नहीं बना रहा है, एकदम नहीं बना रहा है। देख रहे हो बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गया, ये नहीं है कि कम बना रहा है, बना ही नहीं रहा है, ठीक है। वो चीज हो गई तुम्हारा टाइप 1 डायबिटीज में, ठीक है, पहला कॉज। और दूसरा क्या है, डजंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, या तो बॉडी सेल्स डू नॉट रिएक्ट टू इंसुलिन प्रॉपरली। तो या तो बॉडी तुम्हारा इंसुलिन जितना चाहिए उतना नहीं बना रहा है, लेकिन कम बना रहा है ना। पहला में क्या था, बना ही नहीं रहा है, वो अटैक कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है सेल्स को, वो बना ही नहीं रहा है। और दूसरा में क्या है कि कम बना रहा है, इनफ, जितना इंसुलिन तुम्हारे बॉडी में चाहिए उतना इंसुलिन नहीं बन रहा है। या फिर जो तुम्हारा बॉडी का सेल्स है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। समझ में आया सब कोई को, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये तुम्हारा मेन 2 कॉज हो गया, एक तुम्हारा इम्यून सिस्टम की वजह से, और दूसरा तुम्हारा बॉडी का सेल्स रिएक्ट नहीं कर रहा है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग ऑटो इम्यून या जेनेटिक बोल रहे थे, ठीक है, जिसमें तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था बीटा सेल्स को, जो हम लोग रिस्क फैक्टर में पढ़े ना, ऑटो इम्यून या जेनेटिक, वही चीज है तुम्हारा फर्स्ट कॉज। समझ गए सब कोई। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड है तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। अगर तुम्हारा हार्मोन का इम्बैलेंस हो जा रहा है बॉडी में, उसकी वजह से भी डायबिटीज होता है, ठीक है, थर्ड कॉज। तो ये मेनली तुम्हारा प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, ऐसे नॉर्मली तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है। प्रेगनेंसी में भी सुने होंगे कि प्रेग्नेंट था तो डायबिटीज हुआ, प्रेगनेंसी खत्म हो गया, डायबिटीज भी खत्म हो गया, सुने हो ये चीज। जब प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज होता है तो क्यों होता है, तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से,
तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लासेंटा रिलीजेस द हार्मोन दैट कॉज द इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो देखो जब प्रेगनेंसी होता है तो तुम्हारा बेबी के साथ प्लासेंटा अटैच होता है, और प्लासेंटा क्या होता है, मदर के साथ अटैच होता है, और उसी प्लासेंटा के थ्रू जितना भी न्यूट्रिशन ब्लड सप्लाई होता है वो सारा बेबी में जाता है ना। ये चीज पता है सब कोई को। तो प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, तुम्हारा प्लासेंटा ना रिलीज करता है कुछ कुछ हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया, ठीक है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन HPL हो गया, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है। सेकंड हार्मोन हो गया तुम्हारा एस्ट्रोजन, थर्ड हो गया तुम्हारा कॉर्टिसोल, ठीक है। ये सारा हार्मोन रिलीज करता है प्लासेंटा, और ये हार्मोन क्या करता है, तुम्हारे इंसुलिन को रेसिस्ट करता है, ठीक है। इसका काम तो है, लेकिन काम के साथ साइड इफेक्ट भी है। क्या करेगा, ये इंसुलिन को रेसिस्ट कर देगा, ठीक है। और ये तुम्हारा लैक्टोजन क्या करता है, ये जो है HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये तुम्हारा ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। तो वो चीज, तो ये सारा हार्मोन तुम्हारा ये अच्छा होता है, लेकिन साथ में खराब भी है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन को ही रेसिस्ट कर दिया। अब इंसुलिन रेसिस्ट कर दिया मतलब तुम्हारा बॉडी का जो सेल्स था वो इंसुलिन को नहीं पहचान पा रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से वो ग्लूकोज को भी अपने अंदर नहीं ले पा रहा है, ठीक है। ये चीज हो रहा है, तो ग्लूकोज सारा का सारा कहाँ रह गया, ब्लड में रह गया, उसकी वजह से तुम्हारा डायबिटीज होता है मदर को, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, मदर कैन डेवलप द जेस्टेशनल डायबिटीज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी में डायबिटीज होगा उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोला जाता है, ठीक है। If the mother pancreas do not produce enough insulin to overcome insulin resistance, ठीक है। तो अगर मदर का जो पैनक्रियास है, अब बेबी का पैनक्रियास फंक्शन नहीं करता है उस समय, ठीक है। बेबी में जब यूट्रस में बेबी होता है तो उसका अधिकतर ऑर्गन फंक्शनिंग में नहीं होता है, इमैच्योर फॉर्म में होता है वो सारा, ठीक है। तो मदर का जो पैनक्रियास है, जब तक वो इनफ इंसुलिन, इतना ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाए कि तुम्हारा सेल्स चाह कर भी उसको रेसिस्ट नहीं कर पाए, तब तक तुम्हारा ये मदर को, तब तुम्हारे मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज होगा, ठीक है। अगर मदर का ये पैनक्रियास बहुत ज्यादा इंसुलिन बना रहा है कि तुम्हारा सेल्स उसको चाह कर भी रेसिस्ट नहीं कर पाए, तब डायबिटीज नहीं होगा। इसीलिए प्रेगनेंसी में सबको डायबिटीज नहीं होता है, किसी किसी को ही देखना डायबिटीज होगा, सारा प्रेग्नेंट मदर को डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि अगर इंसुलिन ज्यादा बनाए ना, मतलब देखो मान लो कि उधर से तुम लोग का प्रेशर ज्यादा रहे, तो एक अकेला इंसान क्या कर लेगा, है ना। मान लो कहीं लड़ने चले गए, तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास 4-5 लोग भिड़ गया, तो तुम अकेले कुछ कर पाओगे, वही चीज है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा बॉडी इतना ज्यादा इंसुलिन बना दिया कि सेल उसको रेसिस्ट ही नहीं कर पा रहा है अब, ठीक है, तो वो चीज अगर होगा तो मदर को डायबिटीज नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसका इंसुलिन का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं हो रहा है और वो रेसिस्ट कर रहा है अभी भी। अब एक एक इंसान भिड़ेगा तब तो रेसिस्ट करेगा ना भाई। अकेले में किसी से लड़ोगे, तुम्हारे साथ भी कोई एक ही इंसान लड़ रहा है, तब तो दोनों तरफ से रेसिस्ट हो रहा है ना। तो फिर क्या होगा, तुम्हारा इंसुलिन, ये डायबिटीज नहीं होने का चांस है, ठीक है। अगर उतना इंसुलिन नहीं बन रहा है तब डायबिटीज होगा, उतना इंसुलिन बन रहा है तब डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज होता है। और लास्ट से तुम्हारा कॉज पैनक्रियाटिक डैमेज। तो कोई भी इंफेक्शन इन द पैनक्रियास कैन डैमेज द इंसुलिन प्रोडक्शन लीडिंग टू डायबिटीज। तो पैनक्रियास में, तुम्हारा पैनक्रियास में चोट लग गया है, पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो गया है, पैनक्रियास में इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है, कोई भी सेल्स तुम्हारा डिस्ट्रॉय हो रहा है वहां पे, तो बीटा सेल्स, ठीक है, तो वो चीज तुम्हारा क्या करता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन को डैमेज करेगा और डायबिटीज लीड करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेन 4 कॉज होता है जो कि डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन प्रोडक्शन कैसे होता है बॉडी में, ठीक है। तो तुम लोग को पता है कौन सा ऑर्गन से होगा, पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का तुम लोग 2 चीज सुने होंगे, जब ग्लैंड पढ़े होगे तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन 2 ग्लैंड होता है ना। पैनक्रियास ही एक ऐसा ग्लैंड है जो दोनों में आता है ना। बस एक यही ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन में भी आता है और तुम्हारा एंडोक्राइन में भी आता है। तो जो तुम्हारा इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो तुम्हारा एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास में आता है, ठीक है। और वही अगर हम लोग एक्सोक्राइन फंक्शन बात करें तो वो तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो हो गया तुम्हारा, पैनक्रियाटिक जूस जो सिक्रीट कर रहा है ना, वो चीज हो गया जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, उसको हम लोग एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास बोलेंगे। लेकिन जो इंसुलिन का रेगुलेशन, तुम्हारा ग्लूकोज का रेगुलेशन जो हो रहा है पैनक्रियास से, उसको हम लोग एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ गए सब कोई। तो अब तुम्हारा प्रोडक्शन होता कैसे है, तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास में तुम्हारा जो होता है ना, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सुने होगे, जो एंडोक्राइन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, सुने हो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यही तुम्हारा एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियास के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
ये तुम्हारा सेल होता है। तो इसमें तुम्हारा 3 सेल होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है और तीसरा डेल्टा होता है। ठीक है, 3 सेल्स होता है। तो बीटा सेल्स क्या करता है तुम्हारा, इंसुलिन का प्रोडक्शन, और अल्फा सेल क्या करेगा, और डेल्टा सेल। पता है अल्फा और डेल्टा सेल से क्या होता है, देखो ठीक है, बीटा सेल से तो पता है तुम्हारा इंसुलिन हो गया, बीटा सेल किसके लिए, इंसुलिन के लिए। तुम्हारा अल्फा सेल जो होता है वो तुम्हारा होता है ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन के लिए। जब तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो ग्लूकोज बढ़ाने का जो काम करेगा वो करेगा अल्फा सेल, ग्लूकागॉन को सिक्रेट करवाएगा और वो तुम्हारा ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा डेल्टा सेल। ठीक है, डेल्टा सेल का सिक्रेशन है तुम्हारा सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसटीटी लिखते हैं। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये दोनों को बंद करवाने का काम करता है। ठीक है, जब ग्लूकोज तुम्हारा ज्यादा है बॉडी में, अब तुमको ग्लूकोज का जरूरत नहीं है, तो अल्फा सेल को कहेगा कि ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन रोक दो। कौन कहेगा, डेल्टा सेल, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अगर तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो गया है, ग्लूकोज कम है और इंसुलिन ज्यादा है, तो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा ना पेशेंट। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हारा फिर सोमैटोडिन, ये डेल्टा सेल कहता है बीटा सेल को कि अब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं चाहिए बॉडी में। ठीक है, इंसुलिन ऑलरेडी है, जितना जरूरत है उतना इंसुलिन है, अब नहीं चाहिए। तो ये दोनों को इनहिबिट करने का काम, दोनों का काम को रोकने का काम है, वो है तुम्हारा डेल्टा सेल का। समझे। तो पैनक्रियाज में यही 3 सेल तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारा डायबिटीज ग्लूकोज रेगुलेशन जो हो रहा है बॉडी में, वो तुम्हारा पैनक्रियाज का यही 3 सेल करता है। ठीक है, ग्लूकोज का जरूरत होगा तब अल्फा सेल काम करेगा, जरूरत ये ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन करवाना है सेल्स में तब तुम्हारा बीटा सेल काम करेगा, और दोनों को रोकना है तब डेल्टा सेल काम करेगा। समझ में आया। तो ये 3 हार्मोन होता है जो कि तुम्हारा बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल पैनक्रियाज का हेल्प करता है रेगुलेशन के लिए। तो ये चीज समझ गए सब कोई। और ये तीनों तुम्हारा एंडोक्राइन फंक्शन, बोले ना, जो ब्लड ग्लूकोज होगा एंडोक्राइन फंक्शन होगा। ठीक है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन इज द एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाज। ठीक है, तो when the glucose is not able to go to the cells, then the cells use fat and protein to provide energy to the body। तो ग्लूकोज का मेन काम क्या है बॉडी में, एनर्जी का प्रोवाइड करना है ना। ग्लूकोज का मेन काम क्या है, तुम्हारे सेल्स को एनर्जी देता है और एनर्जी देने से तुम्हारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। देखियो कभी कोई बीमारी थक जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी में चल रहा है, थक गया, तो उसको ग्लूकोज पानी बोलते हैं ना, पानी या फिर नींबू ये सॉरी पानी में ये चीनी मिला के दे दो, घोल देते हैं, या फिर ORS देते हैं। देखियो उससे क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब तुम्हारा ग्लूकोज इतना नहीं है बॉडी में कि सेल्स उसको ऑब्जर्व करके एनर्जी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, तो क्या करता है सेल्स, फैट और प्रोटीन का यूज करता है तुम्हारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए देखना जो खाना कम खाता है ना लोग, जिसमें ग्लूकोज इंटेक कम होता है, उन लोग में फैट भी कम होगा। ठीक है, उन लोग में क्या होता है, फैट यूज होने लगता है फिर एनर्जी के लिए। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज कम होगा ना उसमें फैट भी तुम्हारा कम होगा, क्योंकि फैट यूज हो रहा है अब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ग्लूकोज नहीं था इसी वजह से। ठीक है, तो तुम्हारा बॉडी फिर अल्टरनेटिव खोजता है। क्या हुआ, तुम्हारा इंसुलिन का कमी हुआ, तुम्हारा ग्लूकोज लेवल, अब ग्लूकोज तुम्हारा सेल्स में नहीं गया, सेल्स में जब तक ग्लूकोज नहीं गया एनर्जी नहीं मिल रहा है सेल्स को, लेकिन तुम्हारे बॉडी को तो एनर्जी प्रोवाइड करना है ना, तो अल्टरनेटिव तरीका है तुम्हारा फिर फैट और प्रोटीन। ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं मिला तो फैट और प्रोटीन का यूज कर रहा है सेल्स, तो फैट और प्रोटीन का जब यूज करेगा तो देखो, यूज ऑफ फैट एज एनर्जी सोर्स लीड टू इंक्रीज कीटोन इन द बॉडी, तो कीटोन बॉडी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कभी देखना तुम लोग सुने होंगे कि ये डायबिटीज का अगर यूरिन चेकअप करो तो उसमें ग्लूकोज लेवल मिलता है, यूरिन में कीटोन मिलता है, सुने हो। या फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हम लोग डीके एक होता है बीमारी जिसको बोलते हैं, यूरिन में तुम्हारा कीटोन बॉडी का प्रेजेंस है, मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। ठीक है, तो जब फैट का यूज होता है ना तभी तुम्हारा कीटोन होता है, बॉडी में कीटोन का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो कीटोन का प्रोडक्शन होगा तब जाके तुम्हारा एनर्जी मिलता है बॉडी को, समझे। तो ये जब तुम्हारा फैट ऐसे एनर्जी सोर्स अगर तुम्हारा सेल्स यूज करेगा तब, और यही कीटोन फिर तुम्हारे किडनी एक्सक्रीट करता है यूरिन के थ्रू, तभी यूरिन में तुमको कीटोन का प्रेजेंस मिलेगा, और कीटोन पॉजिटिव का मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फैट यूज कर रहा था वो, और फैट यूज किया तभी कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। समझ गए। अगर नॉर्मल वो ग्लूकोज यूज करता है, ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी, तो तुम्हारा कभी भी यूरिन में कीटोन बॉडी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज। सेकेंड है तुम्हारा अगर प्रोटीन का यूज कर रहा है तब। ठीक है, देखो अगर तुम्हारा हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा बॉडी में तो क्या होगा, किडनी ट्राइज टू फिल्टर इट
एंड सो द पेशेंट विद डायबिटीज फील्स टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली। देखो डायबिटीज पेशेंट को बहुत ज्यादा बार बार यूरिन करने के लिए रहता है ना, तो वो चीज भी तुम्हारा क्यों, कीटोन को बाहर निकाल रहा है तुम्हारा किडनी, है ना, और वो बाहर निकाल रहा है, इसी वजह से तुम्हारा यूरिन ज्यादा हो रहा है। तो डायबिटीज पेशेंट यूरिन भी ज्यादा होगा, प्लस उसको प्यास भी ज्यादा लगेगा, पानी भी ज्यादा पीता है, क्योंकि कीटोन के साथ तुम्हारा वाटर भी बाहर निकल रहा है ना, तो इसी वजह से उसको प्यास भी ज्यादा लगता है। तो यही कारण है मेन तुम्हारा, समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स। अगर हम लोग देखें, बोले ना 3-4 टाइप्स का तुम्हारा डायबिटीज होता है मेनली। तो फर्स्ट तुम लोग को 2 टाइप हम बताए, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज किसको बोलते हैं। तो इन दिस फॉर्म ऑफ डायबिटीज बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन और द सेल्स डोंट रिस्पॉन्ड नॉर्मली टू द इंसुलिन। तो या तो तुम्हारा बॉडी इंसुलिन बना रहा है पैनक्रियास, लेकिन उतना नहीं बना पा रहा है, कम बना रहा है, या फिर जो तुम्हारा सेल्स था वो इंसुलिन को ले नहीं पा रहा है, ठीक है, इंसुलिन को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है कि यही इंसुलिन है, अब हमको ग्लूकोज लेना है, ठीक है, ये चीज नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है सेल्स। तो इसी वजह से जो डायबिटीज होता है उसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज डायग्नोस्ड मेनली इन एडल्ट्स। तो जो बड़े लोग होंगे, तुम्हारा 20 साल से ऊपर लोगों में ये डायबिटीज होगा, उससे कम में नहीं होता है, ठीक है, वो हो गया तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज। नेक्स्ट है तुम्हारा प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज किसको बोलेंगे, जो डायबिटीज टाइप 2 के पहले जो तुम्हारा कंडीशन होगा, ठीक है, इट स्टेज बिफोर टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हायर देन द नॉर्मल बट नॉट मच हायर टू बी कंसिडर्ड एज टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। हाई है, नॉर्मल से इंक्रीज है ब्लड ग्लूकोज लेवल, लेकिन इतना भी इंक्रीज नहीं है कि हम उसको टाइप 2 में रख सके, ठीक है, तो उसी को हम लोग प्री डायबिटीज बोलते हैं। मतलब डायबिटीज के पहले का कंडीशन, बॉर्डर लाइन पे है कोई इंसान, ठीक है, नॉर्मल भी नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, लेकिन बॉर्डर में है, दोनों के बीच में जो आता है उसी को हम लोग प्री डायबिटीज बोलते हैं, समझ गए। चलो नेक्स्ट है थर्ड तुम्हारा, थर्ड है टाइप 1 डायबिटीज, या फिर इसी को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल समझते हो, जुवेनाइल मतलब जुवेनाइल होम सुने हो, जो ये बच्चा सुने हो 16-17 साल से 18 साल से कम का जो बच्चा क्राइम करता है उसको कहाँ भेजा जाता है, जुवेनाइल होम सुने हो, रिमांड होम जिसको बोलते हैं, बच्चा लोग को जहाँ पे फिर ठीक किया जाता है, उसी को हम लोग जुवेनाइल। जो तुम्हारा टीन एज में जो डायबिटीज हो रहा है, टीन एज में जो क्राइम कर रहा है उसको जुवेनाइल होम भेज रहा है। टीन एज में, टीनेजर 18 साल तक, 13 से 18 साल के बीच में, या फिर उससे कम में जिसको डायबिटीज हो रहा है बच्चों को, ठीक है, उसी को हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में क्यों होगा, टाइप 1 डायबिटीज किस वजह से हो रहा था, ऑटो इम्यून था ना, या फिर जेनेटिक था ना, तो उसी वजह से, तो वो ऐसा डायबिटीज जो होता है उसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ डायबिटीज इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, जिसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो जो बीटा सेल्स है पैनक्रियास का, उसी को अटैक कर देता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब तक बीटा सेल नहीं है तो इंसुलिन कहाँ से निकलेगा तुम्हारे बॉडी में, है ना, तो वही उसी की वजह से जो डायबिटीज होता है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। अप टू 10% ऑफ पीपल हैव टाइप 1, बोले ना बहुत रेयर है, बस 10% ऐसे लोग हैं जिसमें तुमको ये टाइप 1 डायबिटीज देखने के लिए मिलेगा, और डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो ज्यादातर तुम्हारा चिल्ड्रन में ही होगा, एडल्ट्स में भी होगा, वही बच्चा बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा, है ना। तो चिल्ड्रन और एडल्ट्स दोनों में ये चीज देखने के लिए मिलता है, लेकिन टाइप 2 का बात करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट में मिलेगा, चिल्ड्रन में नहीं मिलता है, ठीक है, ये चीज है। और नेक्स्ट है तुम्हारा लास्ट जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कब बताएं, तुम्हारा प्रेगनेंसी के टाइम में जो डायबिटीज होता है उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। इट यूजुअली गोस अवे आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जैसे ही खत्म होगा ना अपने आप डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी, लेकिन ज्यादा चांस होता है ना, देयर आर चांसेस दैट इट कैन डेवलप इनटू टाइप 2 डायबिटीज। प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी अगर डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है, उसको है मदर को अगर डायबिटीज, तो उसको फिर हम लोग टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं, समझ गए। तो ये तुम्हारे जितना दिन प्रेगनेंसी, अब ये तुम्हारा चेक कब करेंगे, 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो तुम्हारा 24 to 28 वीक्स कितना मंथ पे आया, 6 से 7 मंथ, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, है ना, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच में, सेकेंड का लास्ट और थर्ड का स्टार्टिंग, वही है ना। तुम्हारा 6 मंथ आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर और 7 मंथ आ गया थर्ड ट्राइमेस्टर का स्टार्टिंग में। तो इसी बीच में हम लोग ये डायबिटीज के लिए चेक करते हैं प्रेगनेंसी में, ठीक है। और वही तुम्हारा 6 to 7 मंथ में अगर प्रेगनेंसी डायबिटीज पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलेंगे। तो तुम्हारा मेनली 9 मंथ जब डिलीवरी हो जाता है ना, तो डिलीवरी होने के 6 मंथ के बाद,
ठीक है, 6 मंथ के अंदर नहीं बोल रहे हैं, 6 मंथ जो ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेज है वो खत्म हो जाने के बाद अगर फिर से हम लोग डायबिटीज चेक कर रहे हैं और डायबिटीज तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, तब हम उसको फिर टाइप 2 डायबिटीज बोलेंगे। नहीं तो ऐसे जनरली तुम्हारा खत्म हो जाता है, जितना देर प्रेगनेंसी रहेगा उतना ही दिन तुमको डायबिटीज होगा मदर को, और उसके बाद खत्म हो जाता है डायबिटीज। ठीक है, तो यूजुअली खत्म हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको मान लो कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज जो था वो कन्वर्ट हो गया है टाइप 2 डायबिटीज में। समझ गए? तो ये चीज था तुम्हारा टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टोटल 4 टाइप का। समझ में आया सब कोई को? चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या है? छूट गया है वो ना। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या बताए थे? कैसे तुम्हारा काम कर रहा है ना। तो मान लो तुम खाना खाए, सबसे पहले क्या हुआ तुम्हारा इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, हम खाना खाएं, खाना खाओगे तभी तो तुम्हारा ग्लूकोज मिलेगा ना बॉडी में। ठीक है, तो इंजेक्शन ऑफ फूड हो गया। अब ये फूड हुआ तो तुम्हारा ग्लूकोज कहाँ जाता है, कहाँ स्टोर होता है ग्लूकोज? कौन सा ऑर्गन में ग्लूकोज स्टोर होता है? लीवर में। ठीक है, तो ग्लूकोज जो था तुम्हारा, ग्लूकोज स्टोर इन लीवर। तो इस लीवर में जो स्टोर होगा ना ग्लूकोज, वो तुम्हारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन। और जब जरूरत होगा ना तब ये ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में और तुम्हारे बॉडी में फिर ब्लड स्ट्रीम में जाता है। समझे? तो ये जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम है वो है तुम्हारा ग्लूकागोन, जो बताए अल्फा सेल सिक्रीट करता है। सुने? अल्फा सेल जो पैनक्रियास का था वो क्या सिक्रीट कर रहा था? ग्लूकागोन। और यही ग्लूकागोन तुम्हारा क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जब तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज का कमी हो गया है या फिर सेल्स को जरूरत हो रहा है तो ये तुम्हारा ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर है। ठीक है, और पैनक्रियास से अगर तुम्हारा फिर ये ग्लूकोज चाहिए तो क्या करेगा? अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा। ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज आ गया। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जब कन्वर्ट हो जाता है तो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। लीवर से कहाँ जाएगा फिर वो? ब्लड में। अब ब्लड में तो चला गया, लेकिन उसको ब्लड से फिर कहाँ जाना है? सेल्स में। ठीक है, अब इसको ब्लड से जाना है तुम्हारा सेल्स में। तो अब जब तक तुम्हारा इंसुलिन नहीं रहेगा बॉडी में तब तक ये ब्लड से वो सेल्स में ग्लूकोज नहीं आ सकता है। तो फिर कौन हेल्प करेगा? तुम्हारा बीटा सेल जो पैनक्रियास का होगा वो क्या सिक्रीट करेगा? इंसुलिन। और यही इंसुलिन फिर जाएगा ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जाके फिर सेल्स को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हम अब आ गए हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लो। तो ब्लड से तुम्हारा ग्लूकोज फिर कहाँ चला जाएगा? जब इंसुलिन इस ब्लड में आएगा ना तो फिर तुम्हारा ग्लूकोज चला जाएगा सेल्स में। ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारा नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, अब वही तुम्हारा ये इंसुलिन का कमी हो गया। ठीक है, जितना इंसुलिन चाहिए था ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन के लिए उतना नहीं रहा, तो क्या होगा? तुम्हारा ग्लूकोज जाएगा कभी सेल्स में? नहीं जाएगा। तो यहाँ यही प्रोसेस यहाँ पे तुम्हारा बंद हो गया, इसी वजह से डायबिटीज हो रहा है। ठीक है, सारा का सारा ग्लूकोज अब ब्लड में ही रह गया है ना। तो उसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल हाई हो गया, तो क्या हो गया? वो पेशेंट को हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। समझ गए? और दूसरा क्या था? या तो इंसुलिन का तुम्हारा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, दूसरा इंसुलिन ही नहीं बन रहा है ना। इंसुलिन गया लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, सेल्स उसको डिटेक्ट नहीं किया। और दूसरा क्या था? इंसुलिन का फॉर्मेशन, बीटा सेल जो इंसुलिन बना रहा था वो बना ही नहीं रहा है। तो दो जगह, या तो बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पे ही क्रॉस हो गया तुम्हारा, रुक गया पैथोफिजियोलॉजी, या फिर दूसरा इंसुलिन बना, ब्लड में गया लेकिन सेल्स डिटेक्ट नहीं किया, तो यहीं पे तुम्हारा पैथोफिजियोलॉजी रुक गया। ठीक है, तो यही दो कारण होता है लास्ट में जाके जिसकी वजह से तुम्हारा डायबिटीज होता है। समझ में आया पैथोफिजियोलॉजी? सब कोई को समझ में आया? खाना खाए, ग्लूकोज था लीवर में। ठीक है, लीवर में किस फॉर्म में था? ग्लाइकोजन फॉर्म में। अब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा सेल तुम्हारा ग्लूकागोन सिक्रीट करेगा, और ये ग्लूकागोन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। अब ग्लूकोज तुम्हारा ब्लड में आके बैठा हुआ है, जब तक इंसुलिन नहीं मिलेगा हम नहीं जा सकते हैं आगे, है ना। तो बीटा सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन किया, इंसुलिन ग्लूकोज ब्लड में जाएगा तो ग्लूकोज अपने आप सेल्स में चला जाएगा, सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वही तुम्हारा हिंडर क्या होता है? दो जगह, या तो इंसुलिन ब्लड में गया लेकिन सेल्स उसको डिटेक्ट नहीं किया, यहाँ पे तुम्हारा कट गया पहला पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल्स में नहीं गया और ग्लूकोज तुम्हारा ब्लड में ही रह गया, तो हाई ब्लड ग्लूकोज हो गया ना, और उसी को तो हम लोग डायबिटीज बोल रहे हैं। और सेकेंड तुम्हारा, या तो बीटा सेल्स ही इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो यही दो जगह तुम्हारा ये होता है। तुम्हारा नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी दो जगह तुम्हारा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जिसकी वजह से फिर डायबिटीज होता है पेशेंट को। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज।
चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिम्टम्स। अगर लक्षण क्या क्या होगा, डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला तुम्हारा क्या है बताया ना, प्यास बहुत ज्यादा लगता है, इंक्रीज थर्स्ट, इसी को हम लोग पॉलीडिप्सिया भी बोलते हैं। अगर मेडिकल टर्म में बात करोगे ना तो पॉलीडिप्सिया बोला जाता है इसको। पॉली मतलब बहुत ज्यादा, डिप्सिया मतलब थर्स्ट, तुम्हारा बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है किसी को, ठीक है, तो उसी को हम लोग पॉलीडिप्सिया या फिर इंक्रीज थर्स्ट। सेकेंड क्या है तुम्हारा, स्लो हीलिंग कर्व्स एंड सोर्स। थर्ड तुम्हारा फटीग, बहुत ज्यादा टायर्ड, थकान हो रहा है, ठीक है, एनर्जी नहीं मिल रहा है ना, ग्लूकोज जा नहीं रहा है, एनर्जी बन नहीं रहा है, तो क्या होगा, थकान तो होगा ही पेशेंट को। थर्ड है तुम्हारा ब्लड विजन, ठीक है, धुंधला 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 दिखाई दे रहा है, कोई चीज साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार तुम्हारा यूरिन करने के लिए जाना है पेशेंट को, ठीक है, वो चीज। और फिर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, क्यों, क्योंकि फैट का यूज हो रहा है, खाना तो खा रहे हैं, ग्लूकोज अब टेकअप नहीं हो रहा है, तो क्या बोले, अल्टरनेटिव में फैट और प्रोटीन का यूज होता था, है ना, तो फैट का यूज कर ले रहा है तो तुम्हारा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा तुम्हारा सिम्टम्स है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होता है तुम्हारा, ठीक है, अदर सिम्टम्स, ये तो पता है तुम लोग को, इंक्रीज थर्स्ट बोले, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा नंबनेस या फिर टिंगलिंग इन हैंड्स एंड फीट, समझते हो, नंबनेस मतलब क्या होता है, पूरा सुन हो गया, हाथ और पैर में तुम्हारा कुछ भी ना सेंसेशन महसूस ही नहीं हो रहा है, तुम गर्म चीज कोई पकड़े हो, तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि वो चीज गर्म है, ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं नंबनेस, ठीक है। और दूसरा टिंगलिंग, टिंगलिंग मतलब झंझना रहा है पूरा चीज, है ना, पैर में देखो, कभी एक ही पोजीशन में बहुत देर बैठे रहो तो पैर पूरा जब उठोगे तो झंझनाने लगता है ना, तो वो चीज होता है तुम्हारा हैंड और फीट में। थर्ड है तुम्हारा स्लो हीलिंग सोर्स और कट, कहीं पे कट हो गया, सुनो डायबिटीज पेशेंट का जल्दी हील नहीं होता है, कोई भी घाव होता है या फिर कुछ भी, तो क्यों नहीं हील होता है, शुगर ज्यादा है, क्यों ज्यादा बोले थे, अगर शुगर ज्यादा रहेगा, ग्लूकोज ज्यादा है, सेल्स यूज नहीं कर पा रहे तो फैट और प्रोटीन का यूज करता है, और प्रोटीन ही तुम्हारा मेन कंपोजिशन है जो कि हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोटीन ही एक ऐसा चीज है तुम्हारा बॉडी में जो कि कोई भी घाव, कोई भी कट, उसको ठीक करने में, हीलिंग प्रोसेस में जो हेल्प करता है वो प्रोटीन करता है, और वही प्रोटीन तुम्हारा अब एनर्जी देने में हेल्प कर रहा है ना। और ये हीलिंग प्रोसेस इसी वजह से क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, क्योंकि उसको जहां काम करना था वहां नहीं करके वो सेल्स में चला गया है, ठीक है। तो इसी वजह से तुम्हारा क्या होता है, स्लो हीलिंग होता है, बहुत कम, धीरे धीरे। नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लाइकोस्यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें ग्लूकोज आएगा, उसी को हम लोग ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं। और नेक्स्ट तुम्हारा कीटो यूरिया, बताए कीटोन बॉडी इन द यूरिन, कीटोन कब बन रहा था, जब फैट का यूज हो रहा था, है ना, तो उसके साथ, तो अगर यूरिन में जब तुम्हारा कीटोन निकलने लगे तो कीटो यूरिया, ये दो चीज है ना जो मेन तुम्हारा दिखाता है कि पेशेंट को डायबिटीज है। कंफर्मेटरी टेस्ट का अगर बात करें ना कि कंफर्म है कि डायबिटीज है पेशेंट को, तो ये दो सिम्टम्स तुमको दिखेगा पेशेंट में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा जितना भी लक्षण हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, कैसे जांच करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है। तो तुम लोग फर्स्ट क्या है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ये तो पता चल गया तुम लोग को। तो फास्टिंग कैसे करते हैं, ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड अर्ली मॉर्निंग आफ्टर द पेशेंट फास्टेड फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स, तो कम से कम 8 घंटा का फास्टिंग है पेशेंट को, तभी हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, ठीक है। और इट मीन्स नथिंग टू ईट और ड्रिंक एक्सेप्ट सिप्स ऑफ वाटर, बोले ना, अगर गला बहुत ज्यादा सूख रहा है, ओठ सूख रहा है, पूरा मुंह सूख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा 2-3 घूंट पानी दे सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद फिर ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, तब जाके तुम्हारा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है, ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड टेस्ट है तुम्हारा रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, तो ये चीज करने के लिए हम लोग ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर देखे हो कैसा होता है ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप आता है अलग से, एक नीडल रहेगा और एक मशीन होता है तुम्हारा ग्लूकोमीटर मशीन, देखो वो क्या करते हैं हम लोग, वो नीडल से प्रिक करोगे, प्रिक करके वो स्ट्रिप पे ब्लड रखा जाता है ना, वो स्ट्रिप तुम्हारा इंसर्ट रहेगा पहले से मशीन में, और उसके बाद उस पर ब्लड ड्रॉप करोगे ना तो वो अपने आप तुमको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग रैंडम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं उस चीज से, वो तुम लोग खुद से घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए लैब जाने, पैथोलॉजी लैब का जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो वो तुम्हारा ग्लूकोमीटर से होगा। तो क्या करेंगे, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज कलेक्टेड ऑन द ग्लूकोमीटर स्ट्रिप, ठीक है, एंड द ग्लूकोज लेवल इज चेक,
ठीक है। फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट, ठीक है, जरूरी नहीं है कि फास्टिंग होना ही है पेशेंट को। और फास्टिंग अगर चेक कर रहे हो ना तो ग्लूकोमीटर से नहीं चेक किया जाता है, ये भी याद रखना कि अगर हम लोग फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं तो ग्लूकोमीटर तुम्हारा करेक्ट रिजल्ट नहीं बताता है। ग्लूकोमीटर वो तुम्हारा अप्रॉक्स बताता है कि अप्रॉक्स इतना से इतना है आपका, ठीक है, लेकिन करेक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट पूछोगे तो वो चीज नहीं बताएगा ग्लूकोमीटर। इसलिए ग्लूकोमीटर टेस्ट को ना रैंडम के लिए ही यूज करते हैं, फास्टिंग के लिए कभी यूज नहीं करते हैं। फास्टिंग में तुमको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक है। रैंडम में तुम्हारा रेंज है, चलो इतना है तो ठीक है, वो चीज होता है, लेकिन तुम्हारा फास्टिंग में जो होता है वो तुम्हारा मशीन से अच्छे से लैब में चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। और रैंडम के लिए तुमको फास्टिंग का भी जरूरत नहीं है, वो तुम कभी भी कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। थर्ड है तुम्हारा थर्ड टेस्ट HbA1c, सुने होंगे तुम लोग HbA1c टेस्ट हीमोग्लोबिन का, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या फिर ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो HbA1c टेस्ट जो है ना वो तुम्हारा आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन। 120 दिन मतलब कितना मंथ हो गया, 3 मंथ हुआ ना, कम से कम 3 से 4 मंथ, सॉरी 3 मंथ to 4 मंथ, ठीक है। इतना होता है तुम्हारा आरबीसी का लाइफ स्पैन, है ना। 4 मंथ होता है, 3 मंथ जो होता है 4 मंथ होता है तुम्हारा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो HbA1c टेस्ट क्या करना, वही पास्ट 3 मंथ का तुमको बताएगा ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड का। तो दिस टेस्ट प्रोवाइड्स एवरेज लेवल ऑफ ब्लड शुगर फॉर पास्ट 3 मंथ। 3 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद क्या हुआ, तुम्हारा आरबीसी डेथ हो गया, न्यू आरबीसी आ गया। तो उस आरबीसी में तुम्हारा क्या बोले, ब्लड कहाँ था, सॉरी ग्लूकोज कहाँ था, ब्लड में था, और ब्लड में ही तुम्हारा ब्लड कंपोनेंट आरबीसी ये सब चीज है। तो आरबीसी तुम्हारा ग्लूकोज के साथ अटैच था ना, ठीक है। तो वही ग्लूकोज के साथ कितना पास्ट 3 मंथ में तुम्हारा आरबीसी कितना ग्लूकोज अपने अंदर अटैच करके रखा है, वो चीज तुम्हारा बताता है HbA1c टेस्ट, ठीक है। समझ में आया ये चीज। और ब्लड सैंपल कैन बी कलेक्टेड एट एनी टाइम, इसके लिए भी तुमको फास्टिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है। कभी भी तुम ब्लड सैंपल कलेक्ट कर सकते हो HbA1c टेस्ट के लिए। और ये टेस्ट का ना रिजल्ट अच्छा होता है, तुम्हारा पास्ट 3 मंथ का बता देगा कि तुमको कब से डायबिटीज है। अगर तुमको जानना है ना कि चलो आज डायबिटीज निकला है, पहले हम कभी चेक ही नहीं करवाए और आज हम चेक करवाए तो डायबिटीज निकल रहा है, तो HbA1c टेस्ट क्या बताएगा, पिछला 3 महीना में आपको डायबिटीज था कि नहीं था, या फिर अभी हुआ है, ठीक है। ये चीज बताता है तुम्हारा HbA1c टेस्ट। और लास्ट है तुम्हारा OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या था, तुम्हारा ग्लूकोज टॉलरेंस चेक करता है, तुम्हारा बॉडी में ग्लूकोज को टॉलरेट सहने का कितना कैपेसिटी है। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, सहना, है ना। तो कितना कैपेसिटी है ग्लूकोज सहने का तुम्हारे बॉडी को। तो इसमें क्या करते हैं, टेस्ट 2 से 3 ब्लड सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला ब्लड सैंपल जो कलेक्ट करेंगे वो हम लोग फास्टिंग में 8 आवर्स एटलीस्ट। एनपीओ समझ रहे हो, नील पर ओरल, ठीक है। एनपीओ का मतलब जो फास्टिंग हुआ ना वही एनपीओ है, नील पर ओरल, मतलब माउथ से तुमको कुछ भी नहीं देना है पेशेंट को, ठीक है। तो फास्टिंग में पेशेंट को रखोगे 8 घंटा तक, ठीक है। तो पहले उसके बाद फिर फर्स्ट सैंपल कलेक्ट किया हम लोग। अब फर्स्ट सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, पेशेंट इज गिवन टू ड्रिंक ग्लूकोज वाटर। तो कितना, कम से कम 70 ग्राम ग्लूकोज वाटर, 70 ग्राम ग्लूकोज प्लस H2O तुम लोग दोगे पेशेंट को पीने के लिए, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं दे रहे हैं। अभी तक फास्टिंग में था, फास्टिंग के बाद हम लोग ये ब्लड ले लिए, जैसे ही ब्लड लिया उसी समय उसको देंगे ग्लूकोज पीने के लिए देंगे। और उसके बाद फिर से सैंपल कलेक्ट करते हैं ग्लूकोज, पानी पीने के, ग्लूकोज वाटर पीने के 30 मिनट बाद, और दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल 1 घंटा बाद। तो ये 3 सैंपल कलेक्ट किया जाता है। एक तुम्हारा फास्टिंग में हो गया, दूसरा ग्लूकोज पीने के आधा घंटा बाद, और ग्लूकोज पीने के 1 घंटा बाद, मतलब आधा घंटा पे 2 बार, ठीक है। ये मत समझना कि आधा घंटा के बाद फिर 1 घंटा के बाद, नहीं, आधा घंटा और फिर आधा घंटा के फिर ये पीने, ग्लूकोज वाटर पीने के 1 घंटा बाद, मतलब आधा घंटा पे किया और फिर आधा घंटा पे किए, ठीक है। तो ये 3 सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें हम लोग ये ग्लूकोज का मात्रा देखते हैं, ब्लड में कितना ग्लूकोज है, तुम्हारा बॉडी यूज कितना किया ग्लूकोज, और कितना ग्लूकोज तुम्हारा ब्लड में ही रह गया, वो चीज पता चलता है इससे, ठीक है। एक तो तुम्हारा फास्टिंग में जब तुम कुछ खाए पिए नहीं तब, अब खाने के बाद तुम्हारा बॉडी कितना ग्लूकोज यूज कर रहा है और कितना ग्लूकोज तुम्हारा ब्लड में ही रह जा रहा है, वो चीज हम लोग चेक करते हैं जब हम लोग 30 मिनट्स और 1 आवर पे जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं OGT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। समझ में आया। तो ये भी तुम्हारा डायबिटीज बताता है। अगर तुम्हारा ज्यादातर ग्लूकोज तुम्हारा मतलब फास्टिंग में इतना था, अब खाने के बाद हम इतना ग्राम ग्लूकोज दिए, खाने के बाद उतना का उतना पूरा का पूरा तुम्हारा ब्लड में ही रहेगा, मतलब क्या हुआ, बॉडी यूज नहीं कर रहा है तुम्हारा ग्लूकोज, तो पेशेंट को डायबिटीज है,
ठीक है, और वही तुम्हारा यूज हो जा रहा है 30 मिनट्स 1 आवर के बाद तक में तुम्हारा यूज हो जा रहा है ग्लूकोज, तो पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। समझ गए? तो ये था तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट कैसे हम लोग बताएंगे कि पेशेंट को डायबिटीज है, कितना होगा तब। तो हम लोग 3 टेस्ट देखे, 4 टेस्ट देखे। एक HbA1c हो गया तुम्हारा, HbA1c टेस्ट, दूसरा फास्टिंग, थर्ड तुम्हारा ग्लूकोज टॉलरेंस, और लास्ट देखे थे रैंडम RBS था ना, रैंडम। एक फास्टिंग था, दूसरा रैंडम टेस्ट था। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट हम लोग देखे थे। तो कैसे पता करोगे कि HbA1c में डायबिटीज कितना है? तो नॉर्मल अगर HbA1c का बात करें तो 5.7% से कम आता है रेंज, इसका परसेंट में आता है, इसका mg/dl में नहीं आता है। ठीक है, तो HbA1c टेस्ट अगर किए हैं तुम्हारा 5.7% से कम है तो नॉर्मल है, पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। ठीक है, और प्री डायबिटीज मतलब डायबिटीज के जस्ट पहले, नॉर्मल भी नहीं है लेकिन डायबिटीज भी नहीं है, दोनों के बीच में अगर है तो हम लोग उसको प्री डायबिटीज बोल रहे हैं। तो वो तुम्हारा 5.7 to 6.4 बॉर्डर लाइन पे है। पेशेंट क्या है, बॉर्डर लाइन पे है कि डायबिटीज की तरफ जा रहा है वो। ठीक है, तो 5.7 to 6.4%, और वही डायबिटीज का बात करोगे तो 6.5% या फिर उससे ज्यादा। ठीक है, तब हम पेशेंट बोलेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज है। ये हम किसका बात किए, HbA1c का। अगर हम फास्टिंग का बात कर रहे हैं तो तुम्हारा 99 या फिर उससे कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग नॉर्मल। ठीक है, सेकंड तुम्हारा 100 to 125 चला जा रहा है तो प्री डायबिटीज। ठीक है, और डायबिटीज का 126 से ऊपर है या फिर उतना है फास्टिंग में, तब हम लोग उसको डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा ग्लूकोज टॉलरेंस, OCDT। ठीक है, ओरल, तो उसमें अगर तुम्हारा 140 या फिर उससे कम होगा तो उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल है पेशेंट। 140 to 199 है तो प्री डायबिटिक है, और 200 या उससे ज्यादा है तो डायबिटीज है। वही रैंडम का बात करोगे तो रैंडम में तुम्हारा नॉर्मल और ये प्री डायबिटीज छोड़ दो, इसका डायबिटीज ये सॉरी नॉर्मल तुम्हारा कितना था, 120 to 160 था ना, ये तुम्हारा नॉर्मल था। अगर हम लोग ये में बात कर रहे हैं, RBS में बात कर रहे हैं तो, और इसका तुम्हारा प्री डायबिटीज नहीं होता, डायरेक्ट तुम्हारा डायबिटीज आएगा और वो भी तुम्हारा 200 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 162 अगर 200 है ना, मतलब 190 है तो ये समझ लेना कि प्री डायबिटीज है, रेंज में, बॉर्डर लाइन पे है इंसान। RBS में रैंडम अगर चेक कर रहे हैं तो, और वही 200 से ऊपर हो गया तो डायबिटीज है। वो भी तुम्हारा ये रैंडम का अगर हम लोग बात करें तो 120 to 160 नॉर्मल, 160 to 190 तुम्हारा प्री डायबिटीज, और 200 से ऊपर ये डायबिटीज। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करते हैं डायबिटीज क्या है पेशेंट को। तो ये तुम्हारा क्या है, रिस्क फैक्टर पे है, ये डायबिटीज की तरफ बढ़ने वाला चीज है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिना दवा का हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तुमको ऊपर से दवा लेने का जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना पीना एक्सरसाइज ये सबसे ठीक कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, वो चीज होता है प्री डायबिटीज। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट, कैसे हम लोग मैनेज करेंगे डायबिटीज को। ठीक है, तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए तुम्हारा सबसे पहला क्या है, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। ठीक है, तो जिसको भी डायबिटीज है उसको रेगुलर ब्लड शुगर चेकअप करवाना जरूरी है। ठीक है, जो भी पेशेंट को डायबिटीज होगा, ठीक है, शुड बी डन डेली एटलीस्ट वंस, मतलब दिन में 24 घंटा में कम से कम एक बार। जिसको डायबिटीज है उसको, नॉर्मल पेशेंट को डेली चेक करने का जरूरत नहीं है। जब निकला है कि हाँ हमको डायबिटीज है, तब उसको मैनेज करने के लिए कम से कम डेली एक बार चेक करो। ठीक है, डायबिटीज के लिए। ठीक है, टू चेक फॉर द ग्लूकोज लेवल कितना है तुम्हारे बॉडी में। सेकेंड है तुम्हारा ओरल डायबिटीज मेडिकेशन। तो तुम्हारा देखो मेडिसिन जो आता है इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, दूसरा तुम्हारा ओरल फॉर्म में भी आता है। ठीक है, तो ओरल डायबिटीज क्या करेगा, ओरल मेडिकेशन हेल्प्स द पैनक्रियास टू मेक एंड रिलीज मोर इंसुलिन। तो ओरल मेडिकेशन तुम्हारा पैनक्रियास को हेल्प करता है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करो। हम उसको बाहर से इंसुलिन नहीं दे रहे, ओरल टैबलेट का मतलब क्या, हम इंसुलिन बाहर से नहीं ले रहे हैं, हम अपने ही पैनक्रियास को हेल्प कर रहे हैं कि इंसुलिन बनाओ। ठीक है, वो चीज करता है तुम्हारा ओरल मेडिकेशन। और वही इंजेक्शन का बात करोगे तो हम बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा बाहर फैक्ट्री वाला जो इंसुलिन बना है, दवा जो इंसुलिन का दवाई है, वो चीज ले रहे हैं। लेकिन अगर ओरल मेडिसिन का बात करोगे तो हम अपना ही पैनक्रियास को हेल्प कर रहे हैं कि इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा सबसे कॉमन ड्रग क्या है, मेटफॉर्मिन। ठीक है, मेटफॉर्मिन ड्रग जो होता है सबसे कॉमन है, जो कि डायबिटीज हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देखो हम इसीलिए यहाँ मैनेजमेंट लिखे हैं, ट्रीटमेंट नहीं लिखे हैं। डायबिटीज ठीक नहीं किया जा सकता है, मैनेज किया सकता है। एक बार किसी को डायबिटीज हो गया ना तो उसको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, उसको हम लोग कंट्रोल भले कर सकते हैं कि पूरा जिंदगी अब मेरा ब्लड ग्लूकोज बढ़े नहीं। ठीक है, वो चीज हम कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करो कि पूरी तरीके से ठीक हो गया, आप हम फिर से मिठाई खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, हमको डायबिटीज नहीं हो, वो चीज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट लिखे हैं, ट्रीटमेंट नहीं लिखे हैं यहाँ पे।
समझ में आया? तो वो चीज हो गया तुम्हारा ओरल डायबिटीज मेडिकेशन, समझ गए दोनों? चलो नेक्स्ट तुम्हारा इंसुलिन। तो थर्ड में आता है तुम्हारा इंसुलिन। तो इंसुलिन किसके लिए देते हैं हम लोग? जिसके अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रहा था, है ना, ऑटो इम्यून था, सेल सारा क्या हो गया था, डिस्ट्रॉय हो जा रहा था, है ना। तो उसके लिए हम लोग फिर बाहर से इंसुलिन देते हैं वैसे पेशेंट्स में, ठीक है। तो नीड टू इंजेक्ट द इंसुलिन टू मैनेज द डायबिटीज। और इंजेक्टेबल इंसुलिन में क्या क्या आता है तुम्हारा? ह्यूमन इंसुलिन, ये सब ड्रग का नाम है, ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन हो गया, लैंटस हो गया, लिस्प्रो हो गया, इंजेक्शन एक्ट्राबिट हो गया, ठीक है। ये सारा तुम्हारा ड्रग का नाम है, इंसुलिन का नाम है, जो कि बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और द इंसुलिन इज इंजेक्टेड कैसे देते हैं हम लोग? सबक्यूटेनियसली इन द सबक्यूटेनियस लेयर। सबक्यूटेनियस लेयर कहाँ पे होता है? स्किन में, ठीक है। स्किन का डायग्राम बनाए थे। स्किन तुम्हारा 3 टाइप में डिवाइड होता है, 3 फेज में, है ना। एक तुम्हारा इपिडर्मिस हो गया सबसे ऊपर, दूसरा होता है तुम्हारा डर्मिस, और थर्ड क्या होता है? हाइपोडर्मिस। और यही हाइपोडर्मिस के पास तुम्हारा एडिपोज टिश्यू होता है, देखो फैटी टिश्यू जो यहाँ पे होता है तुम्हारा, ठीक है ना। और उसके बाद जो तुम्हारा फैटी टिश्यू हो गया, उसके बाद जाके तुम्हारा मसल अटैच होता है, ठीक है। और उसके बाद नीचे तुम्हारा बोन होता है ना। उसके ऊपर इतना लेयर होगा। तो सबक्यूटेनियस लेयर तुम्हारा क्या हो जाए? यही जो हाइपोडर्मिस लेयर है ना, जहाँ तुम्हारा फैट टिश्यू है, उसी को हम लोग सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। और वहीं पे तुम्हारा इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पेट में देखोगे ऐसे पकड़ते हैं, पिंच कर देते हैं, है ना। या फिर हाथ में दे रहे हैं, तो हाथ में भी तुम्हारा यहाँ पे मसल में, अगर यहाँ से डेल्टोइड मसल है, इंसुलिन का नीडल देखो ना इतना छोटा सा होगा, वो तुम्हारा हाइपोडर्मिस लेयर को पार ही नहीं कर पाएगा, इतना छोटा नीडल होता है, ठीक है। उतना ही तक जाएगा ही। अगर हम यहाँ से इंजेक्ट कर रहे हैं ना नीडल, तो नीडल तुम्हारा यहाँ तक जाएगा, इससे ज्यादा नीचे जाता ही नहीं। एकदम छोटा सा इंसुलिन का सिरिंज में देखना नीडल होगा, ठीक है। तो वो इतना ही नीडल रखा ही गया है कि वो हाइपोडर्मिस लेयर से नीचे नहीं जा पाए, मसल में नहीं जा पाए, ठीक है। तो वहीं पे हम लोग सबक्यूटेनियस, इसको एससी में भी कहीं कहीं देखना लिखा हुआ मिलेगा तुमको, एससी मतलब सबक्यूटेनियस, ठीक है। आईडी मतलब इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, आईवी इंट्रावेनस, ठीक है। तो वैसे ही सबक्यूटेनियस को हम लोग एससी से लिखते हैं, ठीक है। S/C भी रहेगा, नहीं तो कहीं कहीं एससी भी लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि सबक्यूटेनियस देना है। कहीं इंजेक्शन का नाम लिखा हुआ है और बगल में एससी लिखा हुआ है, तो समझना सबक्यूटेनियस देना है उस चीज को, ठीक है। तो यही तुम्हारा हाइपोडर्मिस के नीचे जो फैटी टिश्यू एडिपोज टिश्यू हुआ, यहीं पे तुम्हारा क्या देते हैं हम लोग? इंसुलिन का इंजेक्शन। अगर इंसुलिन हम लोग इंजेक्शन फॉर्म में दे रहे हैं तब, ठीक है। वो तो ओरल था जो कि तुम्हारा खुद हेल्प कर रहा था ना, और ये हम लोग पूरा का पूरा बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका तुम्हारा स्लाइडिंग स्केल होता है, ठीक है, कि कितना ब्लड ग्लूकोज रहेगा तो कितना यूनिट इंसुलिन देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन इंसुलिन दे रहे हैं, जो भी बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, तो बाहर से इंसुलिन में तुम्हारा जो ह्यूमन इंसुलिन होता है वही हम स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग देते हैं। जो लैंटस देखे, लिप्सरो देखे, ये सारा तुम्हारा स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग नहीं जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंसुलिन ही तुम्हारा स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो स्लाइडिंग स्केल मतलब तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 150 से नीचे है, रैंडम, ये तुम्हारा जो स्लाइडिंग स्केल है ना, आरबीएस के लिए है। ये चीज याद रखना। फास्टिंग या फिर कोई और ओजीटीटी ये सब के लिए नहीं है। कौन सा है? रैंडम ब्लड शुगर। अगर रैंडम ब्लड शुगर तुम्हारा 150 से नीचे है, तो हम लोग उसको कोई भी इंसुलिन इंजेक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अगर 150 to 200 के बीच में है, तो हम लोग 4 यूनिट देते हैं। 201 से 250 8 यूनिट, 251 से 300 10 यूनिट्स, यहाँ तक तुम मैक्सिमम दे सकते हो, ठीक है। बिना अगर डॉक्टर लिखा है ना ह्यूमन इंसुलिन अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल, तो 10 यूनिट तक तुम मेजर करोगे। 300 तक अगर पेशेंट का आ रहा है, तो हम 10 यूनिट तक दे सकते हैं इंजेक्शन। उसके लिए तुमको डॉक्टर से सलाह लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर तुम्हारा 300 से बढ़ गया, 301 to 350 जा रहा है पेशेंट का ब्लड शुगर, तो तुम खुद से कभी भी 12 यूनिट नहीं देना। जब तक डॉक्टर को कॉल करो, बुलाओ, वो एडवाइस करेगा कि हाँ दीजिए 12 यूनिट, तभी देते हैं। नहीं तो फिर क्या करते हैं, पेशेंट का चेंज किया जाता है इंसुलिन, फिर लैंटस ये सब दिया जाता है पेशेंट को, क्योंकि उन लोग लॉन्ग एक्टिंग हो गया, ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, तुरंत काम करेगा। और इंसुलिन जब भी देते हैं, देखना इंसुलिन देते हैं और पेशेंट को खाने कहा जाता है ना। देखो एकदम जस्ट खाना खाने के पहले इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? देखो बेहोश नहीं हो जाता है। देखो खाना खाने के पहले ही इंसुलिन, देखो पेशेंट अभी तक खाया नहीं था कोई, तुम इंसुलिन दे दिए, इंसुलिन दिए तो वो क्या करेगा, सारा ग्लूकोज को ब्लड से कहाँ लेके जाएगा, सेल्स में लेके जाएगा ना। इंसुलिन का तो वही काम है। अब तुम्हारा ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज कम जाएगा ना, हाइपोग्लाइसेमिया में पेशेंट जाने लगता है। इसीलिए पेशेंट को खाने कहा जाता है तुरंत, ताकि तुम्हारा जो भी इंसुलिन जो काम कर रहा है
वो ब्लड से ग्लूकोज लेके तो चला गया सेल्स में, लेकिन ब्लड में भी तो ग्लूकोज चाहिए तुमको, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग खाने के लिए कहते हैं पेशेंट को कि तुरंत जैसे ही इंसुलिन का इंजेक्शन पड़ा, तुरंत यहाँ इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, यहाँ खाना रेडी रखिए, तुरंत खाना है, ठीक है। और खाने के पहले ही देते हैं, खाने के बाद नहीं देते हैं, ठीक है। खाने के बाद दोगे तो इंसुलिन का कोई काम नहीं है, तुम्हारे ब्लड में ऑलरेडी फिर और ज्यादा, तुम्हारा पहले से ग्लूकोज था और ज्यादा तुम ग्लूकोज भर दिए, अब इंसुलिन देके क्या फायदा है ना। तो पहले उस ग्लूकोज को हम ब्लड से बाहर निकालेंगे तब तो और ग्लूकोज देंगे ना, और ब्लड से बाहर निकालने के लिए पहले इंसुलिन दे दिए। अब ज्यादा तुम्हारा पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में नहीं जाने लगे, तुम्हारा पेशेंट को और ज्यादा ग्लूकोज कम नहीं हो जाए, इसके लिए हम लोग फिर खाना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, जब भी इंसुलिन देंगे हम लोग तब खाने के जस्ट पहले, ठीक है। और ये तुम्हारा स्लाइडिंग स्केल हो गया, और फिर 350 से ज्यादा होगा तो 14 यूनिट्स। तो ये दो चीज याद रखना कि ये दो चीज बिना डॉक्टर का कंफर्मेशन का हम लोग 12 और 14 यूनिट्स कभी भी इंजेक्ट नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर से अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल लिखा है तो तुम 10 यूनिट तक दो उसको, उसके बाद वाला जो 12 और 14 यूनिट है वो डॉक्टर से पूछ के ही दोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत कंडीशन में ये फिर चेंज किया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन ही चेंज कर देते हैं, दूसरा बदल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस द इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड हेल्प टू रिड्यूस द इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो ज्यादा एक्टिविटी होगा, ज्यादा ग्लूकोज तुम्हारा खा रहा, ये बॉडी यूज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर इंसुलिन को जो रेसिस्ट कर रहा था सेल्स, वो रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, और वो फिर ग्लूकोज को और अपटेक करने लगेगा। तो वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को, ठीक है। सो रेगुलर एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। और लास्ट आता है तुम्हारा डाइट। तो डायबिटिक डाइट, कौन सा डाइट देते हैं पेशेंट को हम लोग? तो डायबिटिक डाइट में क्या क्या दोगे पेशेंट को, क्या नहीं दोगे? ग्लूकोज कंटेनिंग चीज नहीं देंगे। तो ग्लूकोज तो हर चीज में है, रोटी खाओ, चावल खाओ, हर ये सब्जी खाओ, हर चीज में ग्लूकोज है ना। जिसमें ज्यादा मात्रा में होगा वो नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है। देखो हम बताते हैं डायबिटिक डाइट। देखो ये है तुम्हारा डायबिटिक डाइट, ठीक है। अगर हम एक प्लेट ले रहे हैं पेशेंट के लिए, रख रहे हैं डायबिटीज पेशेंट के लिए, तो उसमें तुम्हारा जो पोर्शन होगा, सबसे पहले तुम्हारा सारा वेजिटेबल जितना भी खाना है, ठीक है, जरूरी नहीं आलू कम नहीं करते हैं, जो वेजिटेबल में कार्बोहाइड्रेट फैट ज्यादा होता है उसको कम करते हैं, ठीक है। तो ये बस ये मत समझना कि आलू ही नहीं खाया जाता है, जो भी वेजिटेबल में तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, फैट ज्यादा है, वो चीज नहीं खाएंगे। आलू में होता है मानते हैं, लेकिन आलू के साथ और भी है जिसमें होता है, ठीक है। तो वो चीज, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना जरूरी है। वेजिटेबल के साथ साथ तुम्हारा सब्जी खा रहे हो, ठीक है, फल भी होना जरूरी है उसके साथ, ठीक है। दूसरा देखो लिखा है ना, हैव 2 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स पर डे, मतलब कम से कम दो फल जरूर खाइए एक दिन में, ठीक है। तो कोई भी, और फल से जूस पीने से अच्छा है कि फल खाइए, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। जूस पीने से बढ़िया है कि फल खाओ। क्यों? जूस और फल दोनों में अंतर क्या है? अगर हम जूस पी रहे हैं और फल नहीं खा रहे हैं तो क्या प्रभाव होगा, और फल खा रहे हैं और जूस पी रहे हैं तो क्या प्रभाव होगा? हाँ वो फिर भी बताओ क्यों नहीं? जूस से ज्यादा हम लोग फल लेते हैं, क्यों? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ अगर कभी देखो जूस निकालते हो तो आधा तुम्हारा बस रस निकलता है, बाकी चीज फेंका जाता है। देखो संतरा का निकालो या अनार का निकालो, कुछ का भी निकालो तुम जूस, है ना। लेकिन भाई अगर पूरा फल लोगे तो क्या होगा, सारा का सारा अंदर जाएगा ना। तो ज्यादा हेल्प कौन किया, ज्यादा अच्छा कौन हुआ? पूरा का पूरा फल हुआ ना। जूस क्या हुआ, बस उसका रस हम पी रहे हैं, तो वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा जितना ज्यादा तुम्हारा फल अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज होता है तुम्हारा फ्रूट्स में। तो कम से कम 2 फ्रूट डायबिटीज पेशेंट को डेली होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा ईट मोर होल ग्रेन। होल ग्रेन समझते हो? जैसे होल ग्रेन मतलब तुम्हारा ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, राइस हो गया, ठीक है, जो हम लोग पूरा ग्रेन में ये करते हैं, ठीक है। ओट्स है, ये सारा चीज तुम्हारा होल ग्रेन में, चपाती, राइस, ब्राउन ब्रेड, ये सारा तुम्हारा होल ग्रेन में आता है। उसके अलावा तुम्हारा जो ये कॉर्न, स्वीट पोटैटो जो कह रहे थे, तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं देते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग, कम मात्रा में देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से हम लोग उसको कम मात्रा में, ऐसा नहीं है कि एकदम बंद कर दोगे, एकदम बंद कर दोगे ना तो पेशेंट फिर कुछ खाएगा ही नहीं, ठीक है। बोले ना जिसको जिस चीज के लिए मना होता है उसको वही चीज अच्छा लगता है। डायबिटीज पेशेंट को जितना मना करोगे कि आलू नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, चाय नहीं पीना, हम लोग उतना ही खोजेगा। तो एकदम बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम कर दो,
ठीक है, उस चीज को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये कॉर्न हो गया तुम्हारा, मकई है, स्वीट पोटैटो है, पोटैटो, ये सबको क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मात्रा में देना है, और ज्यादा मात्रा में तुम्हारा फिर ये सब दे सकते हो। ठीक है, और लास्ट है तुम्हारा मीट प्रोटीन। ठीक है, मीट जो लीन मीट जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो और फैट कम हो, वैसा मीट। अगर नॉनवेज खाना है किसी को, ठीक है, तो फैट कम होगा और प्रोटीन ज्यादा होगा, वैसा चीज हम लोग दे सकते हैं। मछली है, चिकन है, ठीक है, तुम्हारा अंडा, अगर अंडा दे रहे हो ना तो ये येलो वाला निकाल के दिया जाता है, बस व्हाइट पार्ट। ठीक है, येलो में फैट ज्यादा होता है, अंडा का जो येलो वाला पार्ट होता है ना, प्रोटीन भी ज्यादा होता है लेकिन फैट भी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम लोग येलो वाला हटा के बस व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है वो चीज देते हैं हम लोग पेशेंट को। ठीक है, तो ये सारा डेयरी प्रोडक्ट, अगर डेयरी प्रोडक्ट दे रहे हो, बीन्स दे रहे हो, बीन्स समझते हो, राजमा, ये सब जो हो गया, उस समय भी प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर ये सब भी देंगे ना तो ये भी तुम्हारा डेयरी प्रोडक्ट जो होगा, मिल्क हो गया, चीज हो गया, दही हो गया, ठीक है, ये सारा चीज भी तुम्हारा लिमिटेड अमाउंट में, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, चीज में तुम्हारा फैट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ये तुम्हारा दही में भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, तो वो सब चीज को भी लिमिट अमाउंट में देंगे हम लोग। ठीक है, पूरा का पूरा अच्छे से नहीं दोगे, बाकी में तुम ये सब दे सकते हो, और अंडा में भी बस येलो व्हाइट पोर्शन जो होगा अंडा का। ठीक है, तो ये सारा है तुम्हारा डायबिटिक डाइट। अगर हम लोग किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो सबसे ज्यादा बढ़िया है तुम ग्रीन लीफी वेजिटेबल। अगर सबसे बढ़िया है ना, कुछ नहीं खाने का मन है, तो सबसे बढ़िया तुम्हारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और उसके साथ रोटी या चावल जो भी देना है, चावल कम अमाउंट में, रोटी उससे ज्यादा। ठीक है, ये चीज होता है तुम्हारा बेस्ट डायबिटिक डाइट का बात करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, अगर फूड्स इंक्लूड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, और अवॉइड क्या क्या करना है। तो इंक्लूड में बताया अभी तुम्हारा होल ग्रेन हो गया, वेजिटेबल है, जितना भी प्रोटीन सोर्स हो गया, हेल्दी फैट, ठीक है, हेल्दी जिसमें फैट कम होगा वो चीज, ठीक है, और लास्ट तुम्हारा फ्रूट्स। अब क्या क्या नहीं खाना है, तो रिफाइंड ग्रेन समझते हो किसको कहते हैं, जो छाना हुआ या भुंजा हुआ जो चीज रहता है ना, जो तुम्हारे तेल में भुंजा हुआ है, पैकेट है, ठीक है, तेल में भूंज के रखा हुआ है, तुम्हारा जी फ्राई करके रखा हुआ है, वो सब चीज। ठीक है, क्यों फ्राई करोगे तो क्या, तो ऑयल में तुम्हारा फैट ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग नहीं देते हैं, रिफाइंड ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा शुगर वाला जितना भी खाना है, ठीक है, जितना भी शुगरी फूड है, केक है, आइसक्रीम है, टॉफी है, जो भी है, ठीक है, हाई फैट डेयरी, वैसा खाना जिसमें हाई फैट तुम्हारा बहुत ज्यादा मात्रा में हो। नेक्स्ट तुम्हारा फ्राइड फूड, जितना भी फ्राइड फूड हो गया, और एक्सेसिव सॉल्ट। नमक भी क्यों नहीं देते हैं हम लोग, चीनी तो नहीं देते, समझ में आ रहा है ग्लूकोज की वजह से, नमक क्यों नहीं देते हैं, ज्यादा सोडियम होगा तो क्या होगा डायबिटीज में। डायबिटीज पेशेंट को देखो नमक ज्यादा लगता है, कोई भी खाना में नॉर्मल नमक भी ज्यादा लगेगा उन लोग को। क्यों लगता है डायबिटीज में ज्यादा नमक, क्योंकि ग्लूकोज कम है, बॉडी में ग्लूकोज कम है, चीनी कम है, सॉरी चीनी ज्यादा है, कम है कह रहे हैं, डायबिटीज में क्या होता है ज्यादा है, तो ग्लूकोज ज्यादा है, इसी वजह से उसको नमक का भी टेस्ट ज्यादा आता है। ठीक है, अगर नॉर्मल रहेगा पेशेंट ना तो उसको नहीं लगेगा, तो उसको देखना एक्सेसिव सॉल्ट, इसीलिए हम लोग नहीं देते। ऊपर से ना कोई भी सलाद खा रहे हो तो ऊपर से छिड़क के नहीं, या फिर तुम्हारा सब्जी में नमक कम लग रहा है फिर भी ऊपर से हम लोग नहीं दिया जाता है। ठीक है, वो भी हिंडर करता है, इसीलिए ये सब चीज हम लोग कभी भी नहीं देते हैं ग्लूकोज डायबिटीज पेशेंट में, समझ गए। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा प्रिवेंशन, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर बचा सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे हम लोग को डायबिटीज नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम्हारा ऑटो इम्यून या जेनेटिक डायबिटीज को तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, जिसको ऑटो इम्यून है या फिर जिसको जेनेटिक हुआ है, ठीक है, हेरिडिटरी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो पेरेंट्स से आया है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जो ऑटो इम्यून या फिर जेनेटिक चेंज की वजह से हो रहा था उसको प्रिवेंट करना नामुमकिन है, एकदम नहीं, तुम मान के चलो कि नहीं कर सकते हो, अगर हो गया है तो तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ रिस्क डेवलपिंग डायबिटीज को डेवलप करने वाला जो रिस्क फैक्टर्स था हम लोग जो पढ़े, उस चीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे, पहला तुम्हारा हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट में क्या, बैलेंस डाइट। ठीक है, प्रिवेंशन में अगर बात करेंगे तो बैलेंस डाइट, डायबिटीज हो गया है तब डायबिटिक डाइट। डायबिटीज का प्रिवेंशन मतलब ये नॉर्मल इंसान है और हम लोग डायबिटीज नहीं करना है, इस वजह से डायबिटीज हो जाने के बाद जो डाइट लेते हैं उसको हम लोग डायबिटिक डाइट बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग को डायबिटीज नहीं करवाना है तो बैलेंस डाइट खाओ, हेल्दी डाइट खाओ। ठीक है, सेकंड तुम्हारा रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे, डेली कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज, कुछ भी एक्सरसाइज करो। ठीक है, ऊपर नीचे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, जो करना है करो, कम से कम 30 मिनट्स होना चाहिए। ठीक है, और फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन और योगा इसमें नहीं आएगा, योगा आ सकता है लेकिन मेडिटेशन नहीं आएगा इस चीज में।
ठीक है, ये चीज याद रखना। योगा में तो चलो योगा में होता है तुम्हारा एक्सरसाइज अच्छा खासा होता है, लेकिन मेडिटेशन तुम्हारा मेंटल, ये तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज का बात नहीं कर रहा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो 30 मिनट्स। फिर तुम्हारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करो, ज्यादा चिंता लेके चलने का जरूरत नहीं है। जो बोले एक कान से सुनो दूसरा से निकाल दो, बुरा चीज को दिमाग में रखने का जरूरत ही नहीं है। जो चीज तुम्हारा मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करे वो चीज दिमाग में रखो ही मत। ठीक है, कोई डांट दिया, ठीक है भाई बड़ा था डांट दिया, छोड़ो ना, क्या दिक्कत है, गलती की है इसीलिए तो डांट सुना, कह के निकल जाओ आगे। ठीक है, उतना उसको अपने दिमाग में रिपीट मोड पे चलाने का जरूरत नहीं है कि चलते रहे रिपीट मोड में चल रहा है, वो था 2 सेकंड का बाद, अब उसको 2 दिन तक 3 दिन तक खींच रहे हैं दिमाग में चला के। ठीक है, तो वो चीज नहीं करना है, स्ट्रेस मैनेज करना सीखो। ठीक है, कुछ भी करो स्ट्रेस मैनेज करना सीखो। नेक्स्ट है तुम्हारा लिमिट अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल नहीं पीना है। ठीक है, ये हम तो लिमिट लिखे हैं, ठीक है लिमिट लिखा हुआ है मैम, हम आप नहीं कह रहे हैं, तो अल्कोहल पीना भी अच्छा बात नहीं होता है। लिमिट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि हम कम पिएंगे, नहीं पियो ही मत, हम लिख देते हैं नो अल्कोहल इंटेक। लिमिट नहीं है भाई, नो अल्कोहल इंटेक। ठीक है, पीना ही नहीं है, दारू नहीं पीना है। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा गेट एडिक्वेट स्लीप। ठीक है, स्लीप तुम्हारा कम से कम 6 to 8 आवर्स, एडल्ट्स के लिए बात कर रहे हैं। न्यू बॉर्न बेबी में देखोगे ना तो उन लोग तो 20 घंटा तक सोता है, कम से कम 20 आवर्स उन लोग को चाहिए। ठीक है, बस 4 घंटा जगेगा, बाकी 20 घंटा सोते रहेगा। न्यू बॉर्न बेबी एकदम नया नया अभी जन्म लिया है, 28 1 महीना का भी नहीं है बच्चा तब। ठीक है, लेकिन अगर एडल्ट का बात करें तो कम से कम 6 to 8 आवर्स उन लोग को नॉर्मल स्लीप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एडिक्वेट स्लीप रहेगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। अगर नींद अच्छे से आएगा ना, स्ट्रेस कम होता है, और स्ट्रेस की वजह से अगर स्ट्रेस लोगे तो नींद भी नहीं आएगा, देखना। ठीक है, तो ये चीज। और लास्ट है तुम्हारा क्विट स्मोकिंग। क्यों, स्मोकिंग में निकोटीन था, जो बता रहे थे ना, जो क्या कर रहा था तुम्हारा ग्लूकोज को, ये इंसुलिन रेसिस्ट करने की वजह से ग्लूकोज लेवल हाई कर रहा था। तो अल्कोहल और सिगरेट 2 चीज एकदम नहीं, क्विट कर दो, एडिक्वेट स्लीप लो, स्ट्रेस को मैनेज करो, और इसके अलावा फिर डाइट और एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये सब चीज से क्या होगा, तुम्हारा पूरा का पूरा डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि हो ही नहीं। अगर हेरिडिटरी भी है ना कि पेरेंट्स को है, और हम में तो पेरेंट्स को है तो तुम्हें चांस है कि होगा ही होगा, लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम में हो तो तुम ये सारा चीज फॉलो करो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना सबको। और एक चीज और, तुम्हारा टाइप 2 डायबिटीज ना, इससे भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग। जो टाइप 2 डायबिटीज बताएं, जो कि तुम्हारा क्या हो रहा था, इंसुलिन कम बन रहा था या सेल्स रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो उसको अगर हमको दवा नहीं खाना है तो हम ये सारा चीज से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिवेंशन भी है प्लस मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट है किसका, तो टाइप 2 का। ठीक है, टाइप 1 का नहीं, टाइप 1 का बोले ना कुछ नहीं हो सकता है, वो बस तुम्हारा बाहर से इंसुलिन वाला जो इंजेक्शन ले रहे थे उसको, टाइप 1 डायबिटीज को पूरा जिंदगी इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, वो बचपन से लेके जब तक जिंदा है इंसान तब तक। ठीक है, लेकिन टाइप 2 अगर डायबिटीज है तो उसको हम इस चीज से मैनेज, अगर हमको दवा नहीं खाना है तो हम इस चीज से मैनेज उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, डाइट सबसे मेन तुम्हारा डाइट और एक्सरसाइज ही होता है जो कि मैनेज कर सकता है, ये सब तो सेकेंडरी फैक्टर है। लेकिन अगर प्राइमरी का बात करोगे तो डाइट और एक्सरसाइज, ये तो चीज अगर ठीक कर लिए ना तो तुम्हारा डायबिटीज पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। इसीलिए हम मैनेजमेंट चिल्ला रहे हैं तब से, ट्रीटमेंट नहीं होता है डायबिटीज का। ठीक है, चलो यहाँ तक था तुम्हारा डायबिटीज, समझ में आ गया सब कोई को? डायबिटीज अच्छे से, कोई भी कंफ्यूजन अभी तक? क्या पूछा था? चलो ठीक है, हाँ थैंक यू, आज का क्लास एंड करते हैं।